हेलो क्लास टेंथ। आज हम चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। आपका लेक्चर नंबर है 11। टेंथ लेक्चर में मैंने आपको होमवर्क दिया था एक्सरसाइज 5.1। उसमें दो डाउट्स आए बच्चों को। तो सबसे पहला जो है वो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या है? द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। मतलब कि आपको बताना है कि अगर किसी सिलेंडर में जो वैक्यूम पंप है वो हर बार 1/4 एयर को रिमूव कर रहा है, तो ये लिस्ट बनानी है और आपको पता करना है कि ये एक एपी है या नहीं है। तो कैसे करेंगे देखो, मान लेते हैं लेट द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल टू वी लीटर। मान लिया कि जो सबसे पहले जितनी भी हवा थी वो थी वी लीटर की। अब क्या है कि इफ इन ईच स्ट्रोक वैक्यूम पंप removes 1/4 of air, so मतलब कि क्या हुआ कि मीन्स हर बार 1/4 रिमूव करे, यानी कि 3/4 पार्ट ऑफ एयर विल रिमेन। हर बार 1/4 कम होता जा रहा है, यानी कि 3/4 बचेगा। जितनी भी हवा होगी उसका 3/4 बचता जाएगा। तो वॉल्यूम्स विल बी, सो द वॉल्यूम्स विल बी कैसे होगा देखो, सबसे पहले वी था, सबसे पहले हमने इनिशियल तो वी माना था, उसके बाद 1/4 चला गया तो कितनी बचेगी 3/4 ऑफ वी। फिर 3/4 चला गया तो कितना बचेगा 9/16 ऑफ वी। फिर 3/4 चला गया तो कितना बचेगा 27/64 ऑफ वी एंड सो ऑन। हर बार ऐसे ही बचता जाएगा, है ना। तो क्या अब इसका जो कॉमन डिफरेंस है क्या वो सेम आएगा? आप निकाल के देखोगे तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा। यहीं से पता लग रहा है ये मल्टीपल होता जा रहा है। सो here the common difference, here the common difference d is not same for adjacent terms, so it is not an AP। तो ये एक AP नहीं है। एग्जाम्पल नंबर फोर्थ पार्ट जो है इसका वो देखते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रेट 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। आपको जो प्रिंसिपल दे रखा है वो दे रखा है 10,000 और आर रेट दे रखा है वो दे रखा है 8% और कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब सी आई किसके इक्वल होता है आपका? सी आई आपकी 1 प्लस में R/100 की पावर एन। एन यहाँ पे आपका क्या टाइम। तो फर्स्ट ईयर के लिए फॉर फर्स्ट ईयर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा देखो 10,000 1 प्लस 8/100 और एन की वैल्यू 1 इतना होगा। फॉर सेकेंड ईयर कितना होगा 10,000 प्लस 1 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 पावर 2। फॉर थर्ड ईयर कितना होगा 10,000 1 प्लस 8/100 पावर 3 एंड सो ऑन। सही बात है। तो आपकी जो लिस्ट बनी वो कैसे बनेगी देखो 10,000 1 प्लस 8/100 की पावर 1, उसके बाद 10,000 1 प्लस 8/100 की पावर 2, उसके बाद 10,000 1 प्लस 8/100 की पावर 3 एंड सो ऑन। यहाँ भी आप देख सकते हो कि जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है, क्योंकि ये देखो मल्टी ये पावर्स में बढ़ता जा रहा है।
ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा। तो सेम रीजन क्या दोगे आप, सो हियर द कॉमन डिफरेंस डी इज नॉट सेम फॉर एडजेसेंट टर्म्स, सो इट इज नॉट एन एपी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है nth टर्म ऑफ एन एपी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है nth टर्म ऑफ एन एपी। जैसे कि ये क्या चीज़ है, किसी एपी में कोई भी nth टर्म फाइंड करनी हो, कोई भी आपसे कह दे कि 15th टर्म बताओ, 100th टर्म बताओ, 99th टर्म बताओ, तो वो कैसे करते हैं वो देखते हैं। कोई एग्जांपल लेते हैं, मान लो कोई एक एम्प्लॉय है किसी कंपनी में और उसकी सैलरी जो है 8,000 रुपये फिक्स कर दी कि उसकी सैलरी है 1 साल के लिए 8,000 रुपये और हर साल उसको 500 रुपये का इंक्रीमेंट मिलेगा। तो फर्स्ट ईयर के लिए सैलरी तो उसकी 8,000 रुपये, अब सेकेंड ईयर में उसको कितनी मिलेगी, सेकेंड ईयर में उसको 8,000 रुपये में प्लस 500 रुपये जुड़ जाएंगे, यानी कि 8,000 प्लस 500। ठीक है, अब क्या इस 500 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 × 500 लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और क्या इस 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 - 1 × 500 का 500 और 8,000 यहाँ पर है तो एज इट इज़, इस 1 को हमने ऐसे लिख दिया। ऐसे ही थर्ड ईयर में क्या होगा, देखो जो सेकेंड ईयर की जितनी भी उसकी सैलरी थी उसमें और 500 रुपये जुड़ जाएंगे, तो वो ऐसे लिख सकते हैं इसको हम 2 बार 500 को ऐसे 2 × 500, और इस 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 - 1। ऐसे ही फोर्थ ईयर के लिए जो भी थर्ड ईयर की सैलरी थी, 3 साल की सैलरी थी, उसमें और 500 रुपये जुड़ जाएंगे, हर साल 500 रुपये का इंक्रीमेंट उसको, तो 3 बार 500 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 × 500 और 3 को हम लिख सकते हैं 4 - 1। ठीक है, फिफ्थ ईयर के लिए क्या होगा भाई, जितनी भी 4 साल की सैलरी थी, 4 साल की जितनी भी सैलरी थी उसमें और 500 रुपये जुड़ जाएंगे। तो अब ये 4 बार 500 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 × 500 और इस 4 को कैसे लिख सकते हैं 5 - 1। ठीक है, ऐसे ही चलते जाएंगे। तो सपोज करो 14th ईयर की सैलरी, 14th ईयर में क्या होगा, 8,000 में क्या होगा, 13 बार 500 जोड़ने पड़ेंगे। देखो फोर्थ ईयर में 3 बार जोड़ना पड़ा, फिफ्थ ईयर में 4 बार, थर्ड में 2 बार, सेकंड में 1 बार, ऐसे ही 14th में कितनी बार होगा 13 बार, और 13 × 500, 13 को हम ऐसे लिख सकते हैं 14th - 1। ठीक है, अब यहाँ से जो लिस्ट ऑफ नंबर बने वो क्या बने, सबसे फर्स्ट ईयर में इतने थे, फिर सेकंड में 8500, थर्ड ईयर में 9,000, फिर 9500, फिर 10,000, ऐसे बढ़ते जा रहे 500 रुपये। तो इस लिस्ट में जो फर्स्ट टर्म है वो आपकी कितनी है 8,000 रुपये, और जो आपका कॉमन डिफरेंस है यानी कि हर साल कितने रुपए बढ़ रहे हैं वो है 500 रुपये। तो यहाँ से जो 14th टर्म थी आपकी, 14th टर्म क्या बनी, 8,000 प्लस में 14 - 1 और ये 500, यहाँ पे 8,000 आपका ए और 500 आपका डी। तो इस 14th को हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस में 14th - 1 डी। ऐसे ही A4 को हम ऐसे लिख सकते हैं A प्लस में 3 - 1 डी। A5 को लिख सकते हैं हम ऐसे A प्लस में 5 - 1 डी। सही बात है। तो यहाँ से अगर आपको कोई भी ईयर की वैल्यू निकालनी, कोई भी, सपोज करो आपको nth टर्म पूछ लिया आपको कि nth टर्म क्या होगी, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी 14th टर्म के लिए क्या था, देखो 14th टर्म के लिए क्या था A प्लस में 14 - 1 डी, है ना। A5 के लिए क्या था A प्लस में 4 - 1 डी। ऐसे ही कोई भी nth टर्म है 15th 16th 19th कोई भी nth टर्म है तो उसके लिए क्या हो जाएगा A प्लस में n - 1 डी। ठीक है, और यही क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये आपका जर्नल टर्म ऑफ एन एपी। कोई भी एपी हो उसकी जो जनरल टर्म होगी ना nth टर्म निकालने के लिए वो यही होगी। ठीक है, तो इसके अंदर ए जो है वो आपकी फर्स्ट टर्म और डी आपका क्या है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब एक चीज़ और, अगर मान लो इफ देयर आर m टर्म्स इन द एपी, किसी एपी में n टर्म्स है, m मतलब कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 16 17 18 कितने भी टर्म्स हो, चाहे 1000 हो। ठीक है, तो जो am होगा ना, am यानी कि बिल्कुल आखिरी की टर्म, मान लो किसी में 19 टर्म्स है टोटल। ठीक है, 1 2 3 4 लास्ट में 19 है, तो जो आपकी A19 होगी, A19 जो होगी ना उसको हम क्या कहेंगे, लास्ट, am इज लास्ट टर्म। ठीक है, जिसको हम which is sometimes
आल्सो डिनोटेड बाई एल। ठीक है, जो लास्ट टर्म होगी उसको कई बार हम एल से भी डिनोट करेंगे या फिर उसको ए एम भी कह सकते हैं, जो भी टर्म होगी वो उसको। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन ए पी। ए पी गिवन है क्या, 2 7 12 ये। ठीक है, तो इसकी 10th टर्म निकालना है। 10th टर्म यानी कि ए 10। अब हमको पता है ए एन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस में एन माइनस 1 डी। ए की वैल्यू क्या है 2 और डी की वैल्यू क्या होगी 7 माइनस 2 यानी 5। तो ए 10 क्या आ जाएगा आपका, ए इंटू में ए प्लस में 10 माइनस 1 डी, यानी ए की वैल्यू है 2 प्लस में 10 माइनस 1 कितना 9 और डी की वैल्यू 5। ये कितना हुआ 47। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है, विच टर्म ऑफ द ए पी गिवन है 21 18 15 एंड सो ऑन। आपको बताना कि कौन सी टर्म, ठीक है, कौन सी टर्म इसकी -81 होगी, और ये भी बताना कि क्या कोई टर्म 0 है। ठीक है, तो इसके अंदर ए की वैल्यू कितनी है 21 और डी की वैल्यू कितनी है 18 माइनस 21 यानी कि -3। अब ठीक है, अब हमको नहीं पता अभी कौन सी टर्म इसकी 81 होगी माइनस की, तो लेट द nth टर्म इज -81। ठीक है, हमने मान ली कि कोई nth टर्म है वो -81 है, यानी कि ए एन जो है आपका वो -81 है ना। तो अब ए एन की वैल्यू क्या होती है वैसे, ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी, और वो कितना आना चाहिए हमारा -81। सही बात है, आगे करते हैं इसको। देखो ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -81। ए की वैल्यू क्या है 21, एन माइनस 1 और डी की वैल्यू -3 इज इक्वल टू -81। इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, -3n प्लस का 3 इज इक्वल टू -81। सही बात है, आगे देखो 21 और 3 कितना हो जाएगा 24, -3n इज इक्वल टू -81, -3n। अब ये प्लस का 24 उधर जाकर -24 यानी कि -105 इज इक्वल टू -3n। एन की वैल्यू क्या आएगी -105 डिवाइड, ये -3 मल्टीप्लाई में तो इधर आगे डिवाइड में, कितने पे गया ये 35 पे, तो n की वैल्यू क्या है 35। मतलब कि जो A35 होगी ना वो आपकी -81 होगी। चाहे तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, A35 निकाल लो डायरेक्ट। A35 किसके इक्वल होगा, A प्लस में 34D है ना, तो उसमें रखोगे तो -81 आना चाहिए। अगर आ गया तो यानी आपका आंसर ठीक है। अभी कह रहा है कि क्या कोई भी टर्म 0 भी है क्या। मान लेते हैं कि जो आपकी nth टर्म है वही कोई ना कोई भी टर्म है, नहीं पता कौन सी टर्म होगी, तो हमने मान ली nth टर्म, लेट ए एन इज इक्वल टू 0। अब ए एन की वैल्यू रखते हैं हम, ए प्लस में एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू कितनी है आपकी 21, एन माइनस 1 और डी की वैल्यू -3 इज इक्वल टू 0। 21 माइनस 3n प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, -3n प्लस 24 इज इक्वल टू 0, -3n, ये प्लस का 24 उधर जाकर माइनस का 24, एन की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 8, एन की वैल्यू 8 आई। सो ए 8th जो है, ठीक है, या फिर यूँ कह सकते हो आप 8th टर्म, ए 8th विल बी 0। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 में क्या है, डिटरमाइन द ए पी हुज ए थर्ड टर्म दे रखी है, यानी कि A3 तो दे रखी है 5 और 7th टर्म यानी A7 दे रखी है 9। ठीक है, ये है आपका एग्जांपल नंबर 5। अब A3 किसके इक्वल होता है, A प्लस में 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि A प्लस में 2D, वो तो दे दिया 5, इक्वेशन नंबर 1 मान लो। और A7 का मतलब है A प्लस में 7 माइनस 1D, वो दे रखा है 9, यानी कि A प्लस में 6D कितना दे रखा है 9, इक्वेशन नंबर 2। इनको सोल्व कर दे दोनों इक्वेशंस को, कैसे देखो, A प्लस में 2D जो है वो है 5 और A प्लस में 6D वो कितना है 9। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं दोनों को, साइन चेंज होगा तो A से A कट गया, ये कितना बचा प्लस का 2 और माइनस का 6 यानी माइनस का 4D बराबर माइनस का 4। अब D की वैल्यू क्या आएगी -4 अपॉन -4,
कितना आ गया 1, तो डी की वैल्यू 1 आ गई। अब इस डी की वैल्यू को अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में रख दें तो क्या होगा, देखो ए की जगह तो ए प्लस में 2 इंटू डी की जगह 1 इज इक्वल टू 5, ए प्लस में 2 इज इक्वल टू 5, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, ये प्लस का 2 उधर जाकर माइनस का 2, तो 5 माइनस 2 कितना 3, ए की वैल्यू 3 आ गई, डी की वैल्यू 1 आ गई। अब हम ए पी बना सकते हैं, आपको पता है, क्योंकि जनरल टर्म ए पी क्या होती है, ए इन कोमा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। सही बात है। तो आपकी जो ए पी होगी वो क्या हो जाएगी, ए की जगह तो 3, फिर ए प्लस डी यानी कि 3 प्लस 1 कितना 4, फिर ए प्लस 2d यानी कि ए प्लस 2d क्या हो जाएगा 3 प्लस में 2 इंटू 1 यानी कि 3 प्लस 2 यानी कि 5। ठीक है, अब देखो 3 4 5 नेक्स्ट क्या होगा 6 फिर 7, ऐसे आपकी क्या बन गई ए पी। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या है कि आपको चेक करना है कि 301 जो है वो आपको एक एपी दे रखी है, उसमें आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, अब ये आप चेक कर सकते हो कैसे, देखो एपी क्या गया ना 5 11 17 23 एंड सो ऑन। सही बात है, आपको चेक करना है कि 301 इस एपी में है या नहीं है। तो इसके अंदर ए की वैल्यू तो है 5 और डी की वैल्यू कितनी है 11 माइनस 5 यानी 6। सही बात है, हम मान लेते हैं कि जो एनथ टर्म है ना वो 301 होगी। लेट ए एन इज इक्वल टू 301। ठीक है, अब ए एन की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस में एन माइनस 1d इज इक्वल टू 301। सही बात है, ए की वैल्यू 5 प्लस में एन माइनस 1 डी की वैल्यू 6 इज इक्वल टू 301। यहाँ से ये प्लस का 5 जो है उधर जाकर माइनस का 5 यानी कि ये कितना हो गया 296। ठीक है, n माइनस 1 और ये 6 जो डिवाइड में इधर जो मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आएगा, काटेंगे तो कितने पे जाएगा ये 6 4 5 56 या कट भी रह के नहीं 56, ये पूरा नहीं कट रहा इस पर। कोई नहीं, इसको एक काम और करते, ये n माइनस 1 है ना, ये पूरा नहीं कटेगा, तो इसको हम क्या करते, देखो n माइनस 1 इज इक्वल टू 296 बाई 6 आ गया। ये जो माइनस का 1 है उधर जाकर प्लस का 1 हो गया, एलसीएम कितना है 6, तो 296 प्लस 6, n की वैल्यू क्या आई 302 बाई 6। और ये पूरा नहीं कटेगा क्योंकि देखो 2 पे भी काटे तो 3 और ये 151 यानी 151 अपॉन 3। n की वैल्यू आपकी क्या आई 151 अपॉन 3। और आपको पता है कि n जो है ना वो आपका एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, क्योंकि n हमारी यहाँ पर क्या है टर्म्स, तो n आपका फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, इसलिए ये जो 301 है इस एपी में नहीं आएगा। ठीक है, ये रीज़न आपको लिखना भी है कि n शुड बी ए पॉजिटिव इंटीजर, so 301 is not a term of the given list of numbers। एग्जाम्पल नंबर 7 में करते क्या है, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। ठीक है, कितने 2 डिजिट के नंबर है जो 3 से डिवाइड हो सकते हैं, तो द लिस्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर्स divisible by 3 is, सबसे पहले देखो 3 की टेबल में 3 आता है फिर 9 आता है, बट 9 तो 1 डिजिट में ना, तो 2 डिजिट में तो उसके बाद 12 ही आएगा और ऐसे चलते जाएंगे। तो 3 डिजिट का नंबर होता है सबसे पहला वो होता है 100, और 100 से पहले 3 से डिवाइड होने वाला नंबर है सिर्फ और सिर्फ 99। तो 12 12 के बाद 15 18 और लास्ट में 99, ये आपकी क्या बनेगी एपी। अब इस एपी के अंदर जो फर्स्ट टर्म है वो 12 है और डी की वैल्यू क्या है 3। सही बात है, और जो आपकी लास्ट टर्म है यानी कि ए एन बिल्कुल एन टर्म वो कितनी है 99। आपको निकालना है कि कितने नंबर्स ऐसे 2 डिजिट के जो 3 से डिवाइड हो सकते हैं। तो लेट द n नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। सही बात है, तो अब ए एन क्या होता है हमारा
ए प्लस में एन माइनस वन डी इज इक्वल टू 99। ए की वैल्यू क्या है 12, एन माइनस वन और डी की वैल्यू 3 बराबर 99। ये प्लस का 12 उधर जाकर माइनस का 12 कितना हो जाएगा, ये 7 8 और ये 3 एन माइनस वन, ये 3 जो मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड में कितने पे जाएगा 2 9 29 पे, तो एन माइनस वन बराबर 29 और एन की वैल्यू क्या आएगी 30, यानी कि टोटल 30 नंबर ऐसे है। ठीक है, क्या लिख दोगे, देयर आर 30 टू डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 3। ओके, नेक्स्ट आपका, तो इसको आप क्या लिख दोगे, देयर आर 30 टू डिजिट्स नंबर डिविजिबल बाई 3। सही बात है। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल नंबर 8 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। ठीक है, फ्रॉम द लास्ट टर्म मीन्स टूवर्ड्स द फर्स्ट टर्म। ठीक है, ऑफ द एपी, ये दे रखी है आपको, देखो एपी क्या गिवन है, ये -62 इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि लास्ट टर्म जो है ना, यहाँ से आप 11वीं टर्म बताओ पीछे की तरफ से, टूवर्ड्स द फर्स्ट टर्म, यानी कि यहाँ से फर्स्ट टर्म की तरफ जाना है। तो क्या हम इस एपी को ऐसे लिख सकते हैं, देखो जो रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं, इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में क्या होगा, देखो सबसे पहले आपकी जो फर्स्ट टर्म है वो माइनस का 62। सही बात है, फर्स्ट टर्म आपकी क्या होगी माइनस का 62। या फिर एक काम करो, इसको हम पहले ऐसे लिख लेते हैं, फर्स्ट टर्म क्या आपकी 10 और डी की वैल्यू क्या है 7 माइनस 10 यानी कि माइनस का 3। सही बात है, डी की वैल्यू -3 और ए की वैल्यू क्या 10। ठीक है, अगर हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे ना, तो पता क्या होगा, जो आपका ए है वो भी चेंज हो जाएगा और जो आपका डी है वो भी चेंज हो जाएगा। कैसे, देखो इन रिवर्स ऑर्डर आपकी फर्स्ट जो लास्ट टर्म है ना वो सबसे पहले आएगी। लास्ट टर्म आपकी माइनस का 62। उसके बाद डी जो आपका यहाँ पर प्लस माइनस का 3 था ना, अब आपका डी हो जाएगा प्लस का 3। ठीक है, सिर्फ यही चेंज होगा, पहले था -3 जो से नॉर्मल ऑर्डर था, जब हमने रिवर्स ऑर्डर लिया तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा। अब देखो ये माइनस का 62 है, इसमें जब हम +3 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 59, फिर +3 करेंगे तो माइनस का 56 एंड सो ऑन। सही बात है। अब ए की वैल्यू क्या आपकी माइनस का 62, डी की वैल्यू क्या आपकी 3। अब आपको निकालना क्या है 11th टर्म है ना, यानी ए11 किसके इक्वल होगा, ए प्लस में 11 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि ए प्लस में 10d। ए की वैल्यू कितनी है -62 प्लस में 10 इंटू 3, -62 प्लस में 30, ये कितना आएगा माइनस का 32। तो जो आपकी 11th टर्म है, 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म टूवर्ड्स द फर्स्ट टर्म, ठीक है, ऑफ द दिस एपी इज माइनस का 32। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है तो आप रिवर्स ऑर्डर में कर सकते हो या फिर आप नॉर्मल ऑर्डर में भी कर सकते हो, बट नॉर्मल ऑर्डर जो आपका थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें पहले आपको निकालने पड़ेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, उसमें फिर आप रिवर्स से 11th का मतलब होगा इधर से कितने नंबर पे आएगी वो चेक करना, फिर वो टर्म निकालोगे आप। तो सिंपल है, इस तरह से कुछ दिया हो आपको कि फ्रॉम द लास्ट टर्म्स या फिर टूवर्ड द फर्स्ट टर्म, तो सिंपल क्या करो रिवर्स ऑर्डर में लिखो, और रिवर्स ऑर्डर में लिखने के लिए क्या, जो लास्ट टर्म है वो बन जाएगी फर्स्ट टर्म, और जो डी की वैल्यू नॉर्मल ऑर्डर में थी जो भी थी उसका साइन चेंज हो जाएगा बस, अगर माइनस की है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, और फिर फर्स्ट टर्म आपके पास आ चुकी, डी भी आ चुका आपके पास नया रिवर्स ऑर्डर के लिए, तो आप एपी बना दो। एपी बनाने के बाद जो भी टर्म निकालनी है वो टर्म निकाल लो, इजी है ना। तो ये था आपका nth टर्म ऑफ वन एपी कैसे फाइंड करते हैं। अब आपको करना क्या है, एक्सरसाइज 5.2 करनी है आपको, एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 8 तक। ठीक है, सिर्फ 8 क्वेश्चन करने हैं, बाकी के हम कल करेंगे, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।